बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है और जहां इस टूर्नामेंट के दौरान हम रोहित शर्मा की उम्दा कारकर्दगी में बात कर रहे थे, शामी की हैट्रिक के हवाले से हमने बात की, ट्रेंट बोल्ट की कारकर्दगी के हवाले से बात की और दीगर खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी के हवाले से हमने बात की। उसी दूसरी जानिब वहीं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान बारिश ने अपनी मुदाखलत का सिलसिला जारी रखा और जब मौसम बेहतर होना शुरू हुआ और मैच अच्छे होने शुरू हुए तो हम सब खिलाड़ियों की कारकर्दगी की जानिब हम सब की तवज्जो मरकूज़ हो गई और मौसम की इस मुदाखलत को हम शायद किसी हद तक मिस कर गए थे। लेकिन बारिश ने एक दफ़ा फिर अपना जलवा दिखाया और जिस तरह कहा जाता है कि महफिल से निकाल के शायद पछता रहे हो आप, शायद निकाल के मुझे पछता रहे हो आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। और बारिश ने एक दफ़ा फिर मुदाखलत की और बताया कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिस तरह बारिश ने अपना जलवा दिखाया, आज इस सेमीफाइनल को भी बारिश ने मुतासर किया। यहाँ पे टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और उम्मीद यही की जा रही थी कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का फैसला करेगी और ऐसा ही न्यूजीलैंड ने किया भी। लेकिन अभी 47वें ओवर का खेल का आगाज़ हुआ ही था कि बारिश ने मुदाखलत की और फिर अब इस सेमीफाइनल को रोक दिया गया और चूंकि रिजर्व डे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए रखा गया, इसलिए अब रिजर्व डे में इस सेमीफाइनल को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर कल भी बारिश हो जाती है खुदा न खास्ता और मौसम की मुदाखलत की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सकता तो फिर चूँकि इस टूर्नामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके मुताबिक पॉइंट्स टेबल पे चूँकि इंडिया की टीम नंबर 1 पे स्टैंड कर रही थी और न्यूजीलैंड की टीम नंबर 4 पर थी, इसलिए इंडिया को यहाँ पे एज हासिल होगा और इंडिया की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन हम सब क्रिकेट को देखने के वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को समझने वाले इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये मैच कल मुकम्मल होगा और जो टीम भी अच्छा खेलेगी वही फाइनल खेलने की हकदार होगी। रोज़ाना की तरह आज भी इस शो में हमारे साथ मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ जो पहले एनालिस्ट मौजूद हैं ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं और आप इनके तबसरे तजिए पूरी इस ट्रांसमिशन के दौरान सुनते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू। एंजॉय किया आपने सेमीफाइनल या अली भाई, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हम समझ रहे थे कि एंड ऑफ द टाइम वर्ल्ड कप हो रहा है और अच्छा मजा आ रहा है, कॉम्पिटिटिव मजा आएगा, लेकिन फिर बारिश की वजह से फिर वो भूल गए थे बारिश को, सभी भूल गए थे बारिश को, क्योंकि कितनी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज बारिश ने हमें बता दिया कि जी हम भी वहाँ मौजूद हैं मैदान में, जहाँ टीमें मौजूद हैं वहाँ बारिश मौजूद है और जिस तरह ट्रांसमिशन में इस तरह खूबसूरत गुफ्तगू के फूल बिखेरते हैं ताहिर खान, वहीं दूसरी जानिब हमारे प्रोफेसर साहब जो अपने कैलकुलेशंस, फार्मूलाज और ज़बरदस्त तबसरे तज्जिया एनालिसिस के साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे। हमारे साथ मौजूद हैं बदी उज़्ज़मा। बदी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आपको कैसा लगा ये बारिश ने एक दफ़ा फिर अपना जलवा दिखाया और थोड़ी सी बोरियत हो गई? बिल्कुल, जब मैच शुरू हुआ तो मुझे तो शुरू से ही बोरियत हो गई थी, क्योंकि जब टॉस हुआ और उसके बाद जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 200 भी नहीं करेगी और टीम जो है वो 200 से पहले ही आउट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विलियमसन और उसने ज़बरदस्त बैटिंग की तो एक ऐसा मौका भी आया, लेकिन बीच में बारिश ने मज़ा जो था वो वाकई कर दिया, क्योंकि अगर पूरा मैच हो जाता और आज ही ख़त्म हो जाता तो पता चल जाता कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल भी हल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि बारिश ने दिखा दिया कि मुझे भी ना भूलें, मैं भी मौजूद हूँ। जी हाँ, बारिश ने बिल्कुल भी ना भूले। सब मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। बारिश ने मुदाखलत की और मुदाखलत करने के बाद आज इस सेमीफाइनल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। लेकिन हुआ क्या, जितना भी ये मैच मुकम्मल हुआ उसमें हम बताते चले आपको कि टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। 211 रन स्कोर किए गए 5 विकेटों के नुकसान पर और आज भी मार्टिन गप्टिल जो थे वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। आउट ऑफ फॉर्म मार्टिन गप्टिल एक बड़ा लम्हा फिक्रिया रहे न्यूजीलैंड के लिए इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। ताहिर खान से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ताहिर, आज न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, क्लाइमेटिकल कंडीशन को आप जहन में रखें और दीगर अवामिल को जहन में रखते हुए कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है, ये फैसला दुरुस्त था? अली भाई, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का बड़ा ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जब भी टॉस जीतती है पहले बैटिंग करती है और वो अगर जैसी भी कंडीशन हो वो शुरू के 10 ओवर 8 ओवर थोड़ा सर्वाइव करते हैं, उसके बाद दे नो अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पिच, उस हिसाब से फिर ये एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं और ये माजी में ही करते हुए चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन था। एक जो उनका इंडिया का ए प्लान था उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया, खुद वो अपना ए प्लान आगे लाए, प्लस जो बॉलिंग उनके अगेंस्ट आज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, शुरू के 10 ओवर में तो अली भाई ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्याल में 10 रन भी नहीं बनेंगे। कुछ इस तरह की बॉलिंग, स्विंग एंड सीन परफेक्ट, मजेदार, जिसको देखने में वाकई मजा आ रहा था।
सेकेंडली अली भाई एक चीज का मैं बड़ा शॉकिंग था कि शामी को ना खिलाना इनका। मैं समझता कि एक स्पिनर से अगर ये जाते हैं तो शामी अली भाई ऐसा था कि छोटी स्विंग करने वाला, तो इन कंडीशंस में जो छोटी स्विंग करता है वो विकेट टेकर होता है बनिस्बत बड़ी स्विंग के। आपके नजदीक ये ब्रेड डिसीजन था, या जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि टॉस जीतो बैटिंग करो, और जो कल भी हम बात करते हैं कि 323 जो एवरेज स्कोर है पहली इनिंग में बैटिंग करने वाले का, दूसरी इनिंग में चेस थोड़ा सा मुश्किल होता है इस ग्राउंड पे। बिल्कुल अली भाई, मैंने कल भी आपसे कहा था और बहुत सारे जो क्रिकेटर और तजियाकार हैं उन्होंने भी यही कहा था। सुबह से मैं सुन रहा था कि जो भी टीम जो है टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से विकेट ने खेला, शुरू में आपने देखा कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने आगाज़ किया, मार्टिन गप्टिल ने एक बार फिर मायूस किया, उसके बाद केन विलियमसन ने जिस तरीके से अपनी टीम को तन तना जो संभाले रखा, साथ में उनका जो नेकलेस ने साथ तो थोड़ा दिया लेकिन वो भी बहुत स्लो थे, लेकिन विकेट ऐसी थी कि वो बॉलर को बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी। आपने शुरू में देखा होगा कि शुरू के 10 से 12 ओवर ऐसे स्विंग हो रहे थे कि कोई भी अगर बड़े से बड़ा बैट्समैन होता है तो यहाँ पर स्ट्रगल करता। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि विलियमसन ने बड़ा अच्छा वहाँ पर बैटिंग की, उसके बाद टेलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और मैं बता 250 से अगर 250 260 रन हो जाते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद जो पेस अटैक है वो बड़ा खतरनाक था। ठीक है, जिस तरह इन्होंने बात की है कि इब्तिदा से जो है, या आप भी बात कर रहे हैं कि इब्तिदा से स्ट्रगल करती नजर आई न्यूजीलैंड की टीम, ये 19वें ओवर में 89 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरी। आपको लगता है यहीं से मैच फिसलना शुरू हुआ न्यूजीलैंड के हाथ से, क्योंकि बहुत स्लो बैटिंग की, इब्तिदा में उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। न्यूजीलैंड ने बैटिंग बहुत ज़्यादा आपको लगता है ख़राब की, या बॉलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दी है इंडियन टीम ने? अली भाई थोड़ा सा अगर बॉलिंग का देखें तो बॉलिंग वाकई उन्होंने अच्छे की थी, क्योंकि अभी तक अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो शुरू के 10 ओवर जिसने अच्छे किए हैं तो सर्वाइव किए हैं उनके जो भी टॉप ऑर्डर रहे। फिर जिस तरह से विलियमसन की फॉर्म लगी है, फिर टेलर का वहाँ मौजूद होना, निकल्स के आउट होने के बाद टेलर और उनकी आपस में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई बात हुई होगी कि थोड़ा सा पेस को स्लो किया जाए मैच के, इनको थोड़ा हावी होने दें, क्योंकि उन्होंने स्पिनर्स भी लगाने, तो वो मेरे ख्याल में वेट कर रहे थे कि स्पिनर्स की जगह स्पिनर्स लगेंगे तो फिर उनको एग्जीक्यूशन होगी, प्लस वो सर्कल खुलेगा, लड़के बाहर जाएंगे, गैप्स नजर आएंगे, उसमें सिंगल्स डबल्स करेंगे, तो ये हमें एज इट इज नजर आया विलियमसन की तरफ से एज कंपेयर टू टेलर। वो थोड़े से हेड डाउन नजर आए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जो विलियमसन आउट हुए वो टेलर की वजह से आउट, प्रेशर आया, रन सामने से एग्जैक्टली। अली भाई 17 बॉलें डॉट खेली और विलियमसन ऐसे थे उस वक्त उनके बैट पे आना शुरू हो गया था, वो अंडरस्टैंड कर गए थे पिच को। ठीक है, विलियमसन अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए थे। विलियमसन ने एक दफ़ा फिर कैप्टन इनिंग खेली, लेकिन जिस तरह से आज रॉस टेलर खेले, उन्होंने अपने वनडे कैरियर की 50वीं नेफ्ट सेंचुरी स्कोर की, और कल जब खेल यहीं से जहाँ पे खेल रुका है 46.1 ओवर में 211 रन से 5 विकेटों के नुकसान पे यहीं से खेल रिज्यूम होगा, तो टेलर यहीं से अपनी इनिंग का आगाज़ भी करेंगे। टेलर के लिए क्या कहेंगे? टेलर के लिए भी ज़्यादा टूर्नामेंट ये मिला जुला ही रहा, 50वीं अपनी इन्होंने नेफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। इस तरह इन्होंने भी कहा कि विलियमसन के आउट होने में टेलर का स्लो खेलना और बिलखुसूस डॉट बॉल्स खेलना एक बहुत बड़ा मुहर्रिक बना। बिल्कुल, शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे और एक बड़ा मैच था, तो बड़े मैच को लेकर हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करते आ रहे थे। लेकिन एक बात आप यहाँ भी देखें कि विलियमसन के आउट होने के बाद वो जिम्मेदारी जो विलियमसन निभा रहे थे वो टेलर ने निभाई। उसके बाद उन्होंने अपनी जो डॉट बॉल थी उसको काफ़ी कवर किया। इस वक्त भी 67 रन पर नाट आउट और 85 बॉलें खेली, और एक मौका ऐसा था कि उनकी बहुत ज़्यादा बॉल्स थी और कम रन थे, तो यहाँ पर उन्होंने आखिरी में हम देखा स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छा खेले। खासतौर पर उन्होंने चाल को जो जिस पर बैटिंग की, इसमें उन्होंने छक्का भी लगाया, चौके भी उसने खेले। तो मेरे ख्याल में वो जो उनसे गलतियाँ हुई थी, डॉट बॉल्स हुई थी, मेरे ख्याल में उन्होंने उसको पूरा कर लिया बाद में, अजाला किया। और इस वक्त 67 रन के साथ रॉस टेलर मौजूद हैं, इसके अलावा लेथम उनका साथ दे रहे हैं, 3 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। लेथम की कारकर्दगी थोड़ी निस्बतन बेहतर रही है। अगर विलियमसन के हम बाद अगर किसी प्लेयर की बात करते हैं तो लेथम ने कुछ बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की है इस टूर्नामेंट में। अब 211 5 आउट, टेलर क्रीज पे मौजूद हैं, सेट बैट्समैन 67 रन के साथ, टॉम लेथम यहाँ पे मौजूद हैं 4 रन के साथ। जब खेल रिज्यूम होगा कल, आपको क्या लगता है कितने स्कोर तक न्यूजीलैंड की टीम लेके जा सकती है? अली भाई मेरे ख्याल में क्योंकि एक तो गैप के बाद से दोबारा फिर आई सेट करना है, और वैसे भी नंबर ऑफ बॉल्स भी कम ही रह गई हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर 240 तक भी होता है तो ये बड़ा अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि अगर कल अली भाई क्लाउडी कंडीशंस ही ऐसी रहीं तो क्योंकि उनके जो अटैक है न्यूजीलैंड का वो बोल्ड हो गए, आपका हेनरी हो गए, फर्ग्यूसन हो गए, और ग्रैंड होम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब सीम और स्विंग के कंडीशंस को यूटिलाइज करना जानते हैं।
तो ये मैं आई एम श्योर कि इंडिया के लिए ये 240 रन भी बड़ा टारगेट। अगर मौसम बेहतर हो गया 240 आप समझते हैं कि बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडियन टीम फुल फ्लो में है, उनके ओपनर्स रन्स कर रहे हैं, विराट कोहली रन्स कर रहे हैं, और इसके अलावा धोनी का भी अभी आखिरी वर्ल्ड कप है, उसको यादगार बनाएंगे, आखिरी मैच हरगिज नहीं चाहेंगे वो। आपको लगता है 240 रन फेयर इनफ होंगे? मेरे ख्याल में 240-250 रन का जो इस विकेट पर, जो इस पिच पर जो टारगेट है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। मौसम कैसा ही मौसम अच्छा होगी। उसके अलावा जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से ग्राउंड की कंडीशन, उसके अलावा आप देखते हैं कि विकेट की कंडीशन कैसी होती है। अगर यहाँ वही है, अगर ये लोग 240-45 रन कर लेते हैं और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर नई बॉल से उनके जो बैट्समैन ऐसे हैं कि वो कंडीशन को देखकर कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। आपने देखा जितनी भी मुश्किल कंडीशन आई है, वहाँ पर रोहित शर्मा और राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो अगर वो 15 से 20 ओवर अली भाई अच्छा तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए मैच जीतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उनकी बॉलिंग, अगर फर्गूसन, हेनरी और बोल्ट की बॉलिंग के ऊपर होगा कि अगर उन्होंने शुरू में 3 से 4 इनके जल्द आउट कर लिए, तो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंटनर का रोल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह फास्ट बॉलर की तो हमने बात की न्यूजीलैंड की, लेकिन मिचेल सेंटनर का क्या रोल देख रहे हैं? अली भाई, बीइंग अ फिंगर स्पिनर, ही इज गोना बी अ की रोल फ्रॉम न्यूजीलैंड, क्योंकि जिस तरह से आज जडेजा का हमने देखा है, बॉल ग्रिप हो रहा था, ग्रिप और शार्प टर्न, उसमें जान ज़्यादा है, सेटनर की जान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जडेजा। अगर आप देखे जाए तो क्योंकि सेटनर शुरू से खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनको पता है कि यार इनको किस तरह से हमने रोकना है, प्लस लीग गेम भी इनके अगेंस्ट खेल चुके हैं, तो कंडीशंस थोड़ी सी फेवर होंगी। हाँ, ये देखना है कि अगर सुबह फिर बारिश होती है और ग्राउंड गीला होता है, तो अली भाई फिर ये स्पिनर को बॉल ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होगा। स्पिनर का जो बॉल है वो ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आज इंडिया की हम टीम सिलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे कि जो इंडिया की टीम सिलेक्शन रही, आज रविंद्र जडेजा को खिलाया गया, जिनको गुज़िश्ता मैच में खिलाया गया, और लोग ये समझते थे कि शायद इस टूर्नामेंट में रविंद्र जडेजा पाकिस्तान के हसनैन की तरह जो है वो बगैर खेले ही वापस आ जाएंगे। लेकिन किस तरह से उनको यूज़ किया गया, किस तरह से उनको ट्रम्प कार्ड बना के यूज़ किया गया, उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। जो टीम सिलेक्शन इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि शायद रविंद्र जडेजा पे अब एतमाद नहीं रहा, लेकिन उनको छुपा के रखा और ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज़ किया गया। अली भाई देखिए, ये हो सकता है उनके ये प्लानिंग का हिस्सा हो इस पूरे वर्ल्ड कप का, कि आप दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और। क्योंकि देखिए, कुलदीप को उन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने आगे रखा है एज अ लीडर, लीडिंग बॉलिंग स्पिनिंग डिपार्टमेंट। बाबर आजम को चाहल को एग्जैक्टली चाहल को उन्होंने आगे रखा। फिर जब इंग्लैंड के अगेंस्ट जब ये खेले हैं, जब थोड़ी मार लगनी शुरू हुई है, तो फिर शायद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये यार रिस्ट स्पिनर का काम नहीं, जितना फिंगर स्पिनर ज्यादा यूजफुल होगा, कि जितनी दूसरी टीमों के पास फिंगर स्पिनर है। तो मैं समझता हूँ बीइंग अ सीनियर कैंपेन एक्सपीरियंस, वो डेफिनेटली अच्छा डिसीजन है इन लोगों के लिए। ठीक है, आपको लगता है कि जडेजा को इस तरह से राइट ऑफ पहले करना, बेंच पे बिठाना, उसके बाद खिलाना, क्या इनको एहसास हुआ या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि जी जडेजा को बड़े मैच पे खिलाएंगे क्योंकि बॉलिंग का भी एडवांटेज मिल जाएगा, बैटिंग का भी एडवांटेज मिल जाएगा, फील्डिंग का भी एडवांटेज मिल जाएगा, और यही वजह थी कि आज शामी भी नहीं खेल सकें? प्लानिंग तो नहीं कह सकते अली भाई। मेरे ख्याल से जब कुलदीप यादव यहाँ पर ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुए, उन्होंने देखा 2 मैचों में उनको काफ़ी रन्स बने, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया होगा कि इनकी बॉलिंग को शायद बहुत सारे बैट्समैन जो हैं वो रीड कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो उनको बाहर बिठाया गया और जडेजा को चांस दिया गया। और जडेजा ऐसे हैं, देखिए, एक तो फील्डर बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और उनके बाद जो बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, दोनों तरफ वो अंदर भी आती है उनकी बॉल, बाहर भी जाती है, स्पिन होती है, तो जिसकी वजह से उसको चांस दिया। वो दोनों मैचों में उन्होंने साबित किया कि वाकई वो क्लास बॉलर है। दोनों मैचों में साबित किया कि वाकई क्लास बॉलर है रविंद्र जडेजा को। मजीद भी डिस्कस करेंगे भारत की और स्ट्रेटेजी को भी अब डिस्कस करेंगे कि कल वो किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेंगे। इस वक्त लगेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 1 वर्ल्ड कप स्पेशल, और आज हम बात कर रहे हैं उस सेमीफाइनल के हवाले से जो मुकम्मल नहीं हो सका, और अब बारिश और मौसम की मदाखलत की वजह से मैच 46.1 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, और अब चूँकि रिजर्व डे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए मख्तस किया गया, इसलिए अब रिजर्व डे पे ये मैच चला गया। और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि अगर रिजर्व डे में भी ये मैच मुकम्मल नहीं हो सकता, तो फिर चूँकि टूर्नामेंट के जो रूल हैं, कवायद हैं, जवाबित हैं, उनके तहत पॉइंट टेबल में चूँकि भारत की टीम टॉप पे थी, न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर थी, इसलिए भारत की टीम को यहाँ पर एडवांटेज हासिल होगा। 240-250 रन आप कह रहे हैं, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी आप कह रहे हैं। साथ साथ इंडिया की बैटिंग को हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त। आपको लगता है कि इंडिया के लिए एक बड़ा एक ईजी, एक सॉफ्ट, एक पूरा स्टेज एक सेट हो चुका है कि यहाँ पे फाइनल के लिए? अली भाई, एक चीज़ का और एडवांटेज होगा, क्योंकि पूरे जो 40 ओवर की जब पिद्दी लगती है, जो थकावट होती है, थकावट के बाद जो बैटिंग होती है, तो वो थकावट तो खत्म हो गई, क्योंकि जब ये बिल्कुल फ्रेश लेग के साथ कल आएंगे, मेरे ख्याल में 3 ओवर का गेम रह गया है, उसके बाद 3.5 ओवर। बिल्कुल। एक चीज़ अली भाई और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, अभी तक इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल नहीं हुआ।
क्या ये हो सकता है कल का दिन ऐसा हो, कल का मैच ऐसा हो कि वो फेल हो जाए और फिर pressure है। जिम्मेदारी है मिडिल ऑर्डर पे? तो ये मेरे माइंड पे बड़ा जबरदस्त सवाल है, और ये उनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर भी होगा, क्योंकि ये एक मैच आता है बैट्समैनों पे फेल एक होने खराब का। दिन आता है। आपको लगता है कि बात जो इन्होंने कही है कि ये इससे तमाम का तमाम एडवांटेज जो है वो इंडिया को हासिल है, क्योंकि 3.5 ओवर्स उनके बॉलर्स को करने, वो भी फ्रेश होंगे, इंडिया के बैट्समैन जब आएंगे तो वो भी फ्रेश होंगे, तो एडवांटेज सारा का सारा इंडिया को हासिल है। बिल्कुल इंडिया के फेवर में ये मैच है, और देखें जिस तरीके से कंडीशन है और जिस तरीके से उनकी बैटिंग पूरे वर्ल्ड कप में चलती हुई आ रही है, तो सबको ज़्यादातर बातें यही हो रही हैं कि इंडिया की टीम इसको जो है जितना भी स्कोर अगर 40 भी होता है, 50 भी होता है, 200, तो ये चेस कर लेंगे। लेकिन वही बात आती है अली भाई कि एक ही दिन, जैसे आपने बात की, इन्होंने बात की कि एक ही दिन जो है एक टीम के लिए ख़राब भी होता है, एक टीम के लिए अच्छा भी होता है। तो हो सकता है यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड के बॉलर शुरू के ओवर्स में 10-15 ओवर के दौरान 2 से 3 इंडियन प्लेयर्स आउट कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि धोनी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उनकी वो क्लास नज़र नहीं आ रही जो साबिका वर्ल्ड कप में या बहुत सारे पहले मैचेस में नज़र आती थी, वो चीज़ उनकी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर इंडिया की टीम 3 से 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद स्ट्रगल कर जाएगी अगर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने यहाँ पर शुरू के ओवर में अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसका अगर मैंने पहले बताया कि 20-22 ओवर अगर इंडियन दोनों ओपनर खेल गए या उनका एक आधी आउट हुआ, तो फिर आराम से जो है इंडिया चेस कर लेगा। अच्छा, इस तरह हम बात करेंगे इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक का, राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये अभी तक रन्स करते आ रहे हैं। लेकिन क्या जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, जिसमें पंट आ जाते हैं, जिसमें दूसरी जाने में दिनेश कार्तिक आ जाते हैं, धोनी आ जाते हैं, या अब जो है हार्दिक पांड्या, ये क्या प्रेशर ले सकता है? क्योंकि जिस तरह धोनी की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, पांड्या एग्रेसिव बैटिंग के लिए मशहूर हैं, पंट भी एग्रेसिव खेलते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो लगता है को बॉल टू बॉल लेके मिडिल ऑर्डर लेके चल सकता है? अली भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब पिछला मैच अगर हम देखें, पंट की अगर हम देखें, तो आपने 2 चौके मारे, उसके बाद फिर एक खराब सा शॉट खेल के आप आउट हो गए, सामने कप्तान आपके मौजूद है। एक चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि अभी तक उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, धोनी की फॉर्म वो नहीं लगी हुई, धोनी भी आके थोड़ा टाइम लेते हैं। अच्छा, सिर्फ कार्तिक का ये, कार्तिक अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो वो उनको उसमें सिंगल डबल होने में, सिंगल डबल होने, स्विप बड़ी अच्छी खेलते हैं, स्पिनर्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, डाउन द विकेट फास्ट बॉलर पे निकल के भी खेलते हैं। पांड्या का एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप थोड़ा सा बैकफुट जोन में जा रहे हैं, तो इसको आप फ्रंट पे करके कि आप थोड़ा सा क्या जाओ जाके तेज खेलो, तो वो अगर वो रन करता है अली भाई, तो ये उस जोन से निकल जाएंगे। तो फिर ये अगर धोनी वहां मौजूद होगा, तो धोनी और ये पांड्या बेसिकली 2 ही ऐसे हैं कि जो ये मैच निकाल सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई निकाल। अच्छा, इंडिया की जो अगर बैटिंग को हम एनालाइज अगर करते हैं, अगर इंडिया का स्कोर इस तरह होता है 110, 120 पे 2, तो फिर तो ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही लगता है और स्ट्रेंथ हमें नजर आती है। लेकिन अगर पाकिस्तान वाली सूरत हाल हो जाए कि 40 पे 3 आउट हो जाए, 50 पे 4 आउट हो जाए, इस तरह की सिचुएशन में इंडिया की टीम यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर इंडिया के जो बैटिंग जो प्लान के साथ वो जिस तरीके से वो आते हैं, मेरे ख्याल से अगर 3-4 भी आउट हो जाते हैं, तो फिर वो ये नहीं कि पांड्या को भेज देंगे, मेरे ख्याल से वो फिर यहाँ पर धोनी को, कार्तिक को भेजेंगे। अगर ये लोग जब रन्स कम होंगे और ओवर आपके पास होंगे, तो इनसे यही कहेंगे आप सिंगल डबल खेलते रहें। और कार्तिक आपको मालूम है कि ज़्यादातर 8 पे नहीं जाते, ज़्यादातर सिंगल डबल ही करते हैं। तो फिर इनके पास एक और ऑप्शन है पांड्या की सूरत में, जब रन्स अगर में 7-8 रन की एवरेज भी आ जाती है ओवर में, तो पांड्या है, उसके बाद जडेजा आपको पता है खुलकर खेलते हैं, पंट हैं वो खुलकर खेलते हैं। तो यही है कि अगर इनके 3-4 आउट भी हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम इतना स्ट्रगल नहीं करेगी जिस तरीके से पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया इस वक्त पहले सेमीफाइनल को कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। बारिश की वजह से मैच इस वक्त रुका हुआ है, कल दोबारा से इस खेल का आगाज़ होगा जहाँ से मैच रुका हुआ है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से जुड़ी दीगर टीमों की जो कारकर्दगी है, उस पर भी बात करेंगे। आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, बाबर आजम और मामूल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से खबर ये है कि उन्होंने जो अपने कोच हैं स्टीव रोडो, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया है, कि गो के उनका जो उनकी म्याद थी ओहदे की, जो उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था, वो आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट तक था। इसके साथ साथ उन्होंने कोर्टनी वॉल्श जो उनके फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट थे, उनको भी ओहदे से हटाने की बात की। सुनील जोशी के बारे में सोचा जा रहा है कि क्या सुनील जोशी को रिज्यूम किया जाएगा, यानी इसके अलावा उनके जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन मैकेंजी, उसको रिटेन करने की बात की जा रही है। बांग्लादेश की कारकर्दगी क्या इतनी बुरी थी कि इतनी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई? अली भाई अगर देखा जाए तो कि जब लास्ट मैच था, तो जब स्टीव रॉड्स वहाँ आए, 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है इस मैच के हारने के बाद या वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद। मैं नहीं समझता अली भाई कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी टीमों के अगेंस्ट आपने एक यंग टीम में कहूँगा, क्योंकि 2-3 ही आपके पास एक्सपीरियंस थे जिसको आप लेके चल रहे थे, जो यंग को लेके चल रहे थे।
उनके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करना, अंडर प्रेशर में भी परफॉर्म करते हुए नजर आए, जब आपको प्रेशर लेस भी तब भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जाती कि अगर ये थोड़ा सा और टाइम देते, जितना टाइम उनको दिया गया था वो पूरा करते, उसके बाद फिर आप अगर किसी को हटाएं तो फिर समझ में आती है बात। बदी आप मुत्तफिक है कि रोड्स को हटाना, कोटलीवाल जैसे बड़े नाम को हटाना, जो उनके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं सुनील जोशी, उनको हटाना, इससे कुछ मसाइल का हल होगा? कुछ भी नहीं होना। देखिए बांग्लादेश की टीम की अब परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड कप में इतनी बुरी नहीं थी जितना ये चेंजिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो आपने वक्त दिया हुआ उनको उसी वक्त तक अगर आप रखते, उसके बाद उनसे मशवरे करते कि यहाँ पर हमारी खामियाँ हुई हैं, ये हमारे जो है बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, ये बॉलिंग में आई है। 7 पॉइंट के साथ उन्होंने बिल्कुल 7 पॉइंट खत्म, यहाँ हम फील्डिंग में जहाँ जहाँ वो हमारी जो गलतियाँ हुई हैं इनको सुधारने के लिए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, खिलाड़ियों में क्या से चेंजेस हो सकती है, इनको वक्त देना चाहिए था। क्योंकि इंडिया की जो बांग्लादेश की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से इतनी बुरी नहीं रही है। ठीक है, अच्छा वो उन्होंने अपने कोच को बरतरफ कर दिया, उन्होंने अपने फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट को बरतरफ कर दिया, उन्होंने अपने स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट को बरतरफ कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम तो मिकी ऑर्थर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के वाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। हमारी तैयारियां जो है या हमारी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो किस समत में जा रहे हैं? अली भाई कुछ यही चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब कप्तान के बाद मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी किसी की भी, अगर करनी थी चीफ सिलेक्टर को। ये तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात जाऊंगा, लेकिन मैं जो इस वक्त टीम के मैनेजमेंट के साथ जो मामला चल रहे हैं कि उन्होंने अगर दूसरी टीमों को देख रहे हैं कि उन्होंने अपने हेड कोच को सैक कर दिया, हमारा हेड कोच जो है वो कहता है कि मैं 2 साल और इस टीम के साथ रहना चाहता हूँ। मुलाकात हुई ना अली भाई लंदन में उनकी डायरेक्ट चीफ चेयरमैन साहब से, और वहाँ पे भी दूसरे सोर्सेज के थ्रू भी उनको अप्रोच किया गया है कि जी के एक्सटेंड आप किया जाए। अच्छा एक चीज़ समझ में, जब एमडी जब वहाँ मौजूद है, एमडी को जब एक कमेटी आपने बनाई, कमेटी ने सारे डिसीजन लेने हैं, तो वाई फिर चेयरमैन को डायरेक्ट आप मतलब उस कमेटी को बाईपास करके आप डायरेक्ट चेयरमैन से मिलने? इट मींस कि आप स्ट्रेट अवे जा रहे हैं कि जी आप सोर्स लगा दें, मेरी 1 साल का मुझे आप एक्सटेंड दे दें। तो ये इससे चीज़ तो मुझे यही क्लियर होती है कि वो खुद चाह रहे हैं कि 1 साल मुझे डायरेक्ट वहाँ से मिले, अगर कमेटी में जाऊँगा तो वहाँ से मुझे शायद वो चीज़ ना मिले, क्योंकि परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। बिल्कुल हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। पहले सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची के नेशनल स्टेडियम में, फिर रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस इमाद वसीम ने की, शादाब खान ने की, और आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमाम उल हक और बाबर आजम ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे अपने एनालिस्ट ताहिर खान और बदियुज्जमा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 1 वर्ल्ड कप स्पेशल, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले के हवाले से, और साथ साथ बांग्लादेश की जो टीम मैनेजमेंट में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हुआ, उनके कोच को फारिग किया गया, बॉलिंग कंसल्टेंट और स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट के ऊपर भी जिनके कैरियर पर भी सियाह बादल अब मंडला रहे हैं। अब बांग्लादेश की कारकर्दगी को हम डिस्कस कर रहे थे। बदी, जिस तरह बांग्लादेश की हमने कारकर्दगी की बात की, साउथ अफ्रीका को उन्होंने शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में तकरीबन सबसे ही हारा, माँ सिवाय ऑस्ट्रेलिया के और अफगानिस्तान। इसके साथ साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी, और फिर अफगानिस्तान से मैच जीता। सिर्फ 3 मैच जीतने में कामयाब हुए। बड़ी टीमों के खिलाफ उनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं यही वजह तो नहीं है कि बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट जो शायद उसके जहन में भी अफगानिस्तान की तरह ये होगा कि शायद वो टूर्नामेंट जीत जाए या अच्छा खेल जाए, तो उससे उनको मायूसी हुई? बिल्कुल ऐसे ही था, जिस तरीके से उनका आगाज़ हुआ था और जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने ये अपना जहन में बैठा लिया था कि उनकी टीम भी जो है फाइनल 4 में जा सकती है, तो यही उनके जहनों में था। लेकिन उसके बाद टीम जो बड़ी टीमों से हारी, उसके बाद शायद उनको भी ख्याल आया कि किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम जो है वो कोच से हो रही है, या हमें फील्डिंग कोच से हो रही है, या स्पिन कोच से हो रही है, तो इस वजह से चेंज कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी में बांग्लादेश फैसला कर रहा है। इस तरह के फैसले कुछ ऐसी टीम बिल्कुल ही जैसे साउथ अफ्रीका बिल्कुल शुरू के तमाम ही मैच आ रहा, आखिरी के आगे देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गया, और वहाँ की उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको कह दिया था कि जब वो वापस आएंगे तो उनके भी हो सकता है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक तो हार होती है, जिस तरह बांग्लादेश हारा है, इंग्लैंड से वो 106 रन से हारा, ऑस्ट्रेलिया से वो 48 रन से हारा, पाकिस्तान से 94 रन से हारा, न्यूजीलैंड से उनकी 2 विकेटों से जो है वो शिकस्त हुई। तो क्या लगता है आपको कि जो बड़ी हार थी उसने इम्पैक्ट डाला इनकी इस तमाम तर चीज़ों पे? अली भाई मेरे ख्याल में जो प्लानिंग का जो थोड़ा सा हमें लाइन में नजर आ रहा है, हो सकता है प्लानिंग की वजह से इनको होगा कि यार बीइंग अ कोच आपने ऐसा क्या प्लान दिया हुआ लड़कों को जो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। प्लस बैटिंग कोच की बात भी हो रही है, फिर स्पिनिंग कोच की बात भी हो रही है, फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनको फ्लॉज नजर आ रहे हैं जब भी इन्होंने किया। क्योंकि स्ट्रेट अवे इतना बड़ा डिसीजन अली भाई, या तो आप 0 पॉइंट के साथ जब आप वापस जाते हैं अपने मुल्क तो ये डिसीजन लिए जाते हैं,
मेरे ख्याल में इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली इन लोगों ने जितना ये डिसीजंस, इतने बुरे Harsh डिसीजंस ये decision लिए गए। जी ठीक है, बहुत टफ एंड हार्श डिसीजन है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ले रहा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से यकीनी तौर पे जो उनके कोचेज़ हैं उनको उन्होंने फारिग भी किया। अब देखना है कि नए किन कोचेज़ को वो रखते हैं, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं उन्होंने बैटिंग कंसल्टेंट नील मैकेंजी जो साउथ अफ्रीकन ओपनिंग बैट्समैन भी रहे उनको उन्होंने रिटेन किया। इसके अलावा जो फील्डिंग कोच है उसको उन्होंने रिटेन करने की बात की है। अब देखें ये मामला किस करवट बैठता है। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी हुआ, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या ज़रूरत थी जब कप्तान सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, और शायद ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई टीम इवेंट हार के आ रही हो और उसके खिलाड़ी अलग अलग और फर्दन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है कि हम इंजमाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा रहे, मिकी ऑर्थर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा रहे? सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ठीक है, आप सरफराज को पिंडी भी ले जा सकते थे, इस्लामाबाद भी ले जा सकते थे, सरफराज को आप लाहौर भी बुला सकते थे। क्या वजह समझते हैं कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे ख्याल में अली भाई मैंने ये देखा है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान टीम में खबर फैली थी कि पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदियां हो रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मुतासर हो रही है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है कि शादाब से भी करवा दी, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम शादाब से भी थी, इमाद से भी थी, इमाम से भी थी, और बाबर आजम का भी नाम आ रहा था कि ये ग्रुप बंदी में हो सकता है शामिल हो। तो मेरे ख्याल में ये बात उस तरफ जा रही है कि इन खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, क्योंकि मीडिया जो सवाल पूछेगा तो ज़्यादातर यही पूछेगा ग्रुप बंदी। तो आज भी आपने देखें कि उस ग्रुप के बारे में काफ़ी बातें हुई, और उसके अलावा जो शादाब और इमाद से सवाल हुए वो भी ग्रुप के बारे में बात हुई कि क्या आप ग्रुप बंदी में शामिल थे। तो वहाँ पर एक बड़ा कड़वा सा जवाब भी जो है वो इमाद ने दिया था। तो कहने का मकसद मेरे समझ में जो बात आ रही है यही आ रही है कि किसी खिलाड़ियों को सामने लाया जाए कि भाई पाकिस्तान टीम में ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम हारे, जो हारना था वो हम हार गए, जो हम जीते वो जीत गए। तो ये असल वजह मुझे लेकिन पति जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सवाल करते हैं, आपके जो दीगर साफ़ी दोस्त सवाल करते हैं, मैंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप लोगों के साथ अटेंड किए, क्या वो मुतमईन करने में कामयाब होगा इस बात से? अगर मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये था कि ग्रुप बंदी को अवॉइड किया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि नहीं जी शादाब, इमाद, बाबर, इमाम, सरफराज सब ये एक पेज पर हैं, तो क्या ये इससे कोई आपको लगता है कि कोई बेनिफिशियल है? ये जो परफॉर्मेंस दी है वो ज़्यादा बेहतर जवाब था? मेरे ख्याल में जो आपने परफॉर्मेंस दी वो ज़्यादा बेहतर जवाब था। जब एक चीज़ ख़त्म हो चुकी, जब कप्तान कह चुके कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपने इमाद से ज़रूरी करवानी थी या फिर शादाब से ज़रूरी करनी थी। असल मसला यही है अली भाई, क्योंकि पाकिस्तान टीम का अब आगे टूर 2 से 3 महीने तक कोई टूर नहीं है, और इन्होंने जो फैसले करने, कप्तान को भी अगर इन्होंने हटाया या हेड कोच को भी हटाया या बॉलिंग कोच को हटाया, तो इनके पास अभी टाइम है। तो ये टाइम लेना चाह रहे हैं ताकि ये तमाम चीज़ें जो मीडिया की नज़रों से, लोगों की नज़र से थोड़ा सा ये भूल जाएँ और उसके बाद हम फैसले करें। लेकिन हेड कोच मिकी आर्थर का जो जाकर वहाँ पर चेयरमैन से मिलना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जब तमाम इख्तियार आपने वसीम खान को दे दिया तो फिर उनको मिलना वहाँ बनता नहीं है। आपने अगर उनका टेनोर खत्म हो गया, सामने कह दें भाई आपका टेनोर खत्म है, हम देखेंगे, आप एप्लीकेशन दें, जैसे CV अपना दें, उसके बाद हम देखेंगे, अप्लाई करें, और अगर हमारी उसमें आप हुए शॉर्टलिस्ट तो बिल्कुल देखेंगे। लेकिन साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं ये कोई ऑडिशन है कि क्या मीडिया को हैंडल कर सकते हैं खिलाड़ी या नहीं कर सकते? सरफराज की जगह अगर लेट्स सपोज बाबर आजम को कप्तान बनाने की बात की जा रही है, पीसीबी के अरबाब इख्तियार अगर ये सोच उनके जहन में मौजूद है कि बाबर आजम अगले कप्तान हो सकते हैं किसी फॉर्मेट में, या इमाद जो हैं वो अगले किसी फॉर्मेट में कप्तान हो सकते हैं, तो क्या ये ऑडिशन तो नहीं है कि किस तरह से वो मीडिया को हैंडल करते हैं? आपको लगता है कि एक ऑडिशन टाइप की चीज़ है? नहीं अली भाई, ऐसा तो मुझे तो एज अ बीइंग अ क्रिकेटर तो ऐसा मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, क्योंकि जो सवालात अभी जब बदी भाई ने एक चीज़ डिस्कस की है कि ग्रुप इन्हीं लड़कों के गिर्द घूम रहे थे, जो बातें चल रही थी, हो सकता है शायद अमूमन तो ये होना ही नहीं चाहिए था। आप कप्तान को बैठाएं, आप कोच को बैठाएं, आप सेलेक्टर को बैठाएं, इनसे पूछें कि जी पहले आप कोच से पूछें जी ये अच्छी चीज़ थी नहीं, फिर कप्तान से पूछें। इन तीनों को एक ही टेबल पे बैठा के आप बात करें ताकि क्लेरिफिकेशन हो सके सबके आगे कि हाँ जी इन जी ये बात की है। अलग अलग करेंगे तो वो बोलेगा इसने ये बात की, उसने ये बात की। मैं नहीं समझता अली भाई कि एज सच कोई ऑडिशन या इस तरह की है। हाँ, कुछ सवालात ऐसे किए गए थे इन प्लेयरों से जो मुझे ही लगता है बीइंग अ क्रिकेटर उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया है। वो सब पीसीबी पे डाल दिए कि जी वो तो पीसीबी जो जैसा वो करेगी वैसा हम बात सही नहीं थे, उसमें क्या कहते हो? अली भाई एक बात एक डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक बात और कि जो आप जीते आखिरी के मैच जरूर हैं, लेकिन जो आपने गलतियां की हैं जिसने भी की हैं उससे आप लाजमी तौर पर पूछगछ करें। अमूमन ये होता है जब हम मैच जीत जाते हैं और फिनिश करते हैं जीत के साथ, उसके बाद तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं। भाई बाबर आजम से भी पूछें, सबसे पूछें कि भाई क्या मसला था, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलत शॉट खेलकर आउट हुए। इमाद से पूछें आपकी शुरू के मैचेस में कारकर्दगी क्या थी, कप्तान से पूछें आप शुरू के मैचेस में क्या कर रहे थे। जहाँ जहाँ गलतियाँ हेड कोच से हुई
कोच से हुई, बॉलिंग कोच से हुई, कप्तान से हुई, खिलाड़ियों से हुई, वो लाजमी पूछें, तभी ठीक है। आगे अच्छा, जाकर बदी जो सवाल मैंने ताहिर से किया था वही आपसे भी सवाल है कि आपको लगता है कि अगर जिस तरह के जहन में मौजूद है कि कप्तान या तो बात को जिस तरह बात हो रही है T20 का कप्तान या बाबर आजम को भी कप्तानी सौंपी जा सकती है, तो ये ऑडिशन टाइप की चीज़ थी कि किस तरह सहाफ़ियों को हैंडल करते हैं, किस तरह सवालात के जवाब देते हैं, किस तरह दुनिया को फेस करते हैं। कुछ हद तक आपकी बात अली भाई इसमें वज़न है कि ऐसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से भी कुछ हमारे ज़राए जो ये कहते हैं कि हो सकता है कि एक आध फॉर्मेट से जो है वो सरफराज से कप्तानी ली भी जा सकती है, और उनको हो सकता है T20 या फिर वनडे दिया जाए या फिर T20 और टेस्ट दिया जाए। एक आध फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें आप देखेंगे कि कप्तान मुझे लग रहा है कि चेंज क्विकली मुझे बताएगा, अगर सबसे ही इनपुट ले रहे हैं फिर हफीज़ और शुएब मलिक से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हफीज़ और शुएब मलिक तो सीनियर है, वो ज़्यादा बेहतर इनपुट दे सकते हैं। वहाब से भी लेना चाहिए, इनको वहाब से लेना चाहिए, शाहीन को भी बुलाएं, हसन अली को भी शाहीन बुलाएं। तो अभी बहुत मतलब young आप है ना, हसन अली को भी बुला लेना। आपको अगर बुलाना है तो भी सबको बुला के पूछें ताकि सबका मौके आपके सामने आ जाए, क्लियर हो जाए कि कौन किस किस चीज का कैंडिडेट है। ठीक है, सबका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी प्लेयर के साथ अलग अलग फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। इससे पीसीबी के जहन में क्या है, क्या वो मीडिया को मुतमईन करना चाहता है या तवज्जो हटाना चाहता है, ये तो पीसीबी ही जाने, उसके काम ही जाने। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।